तो नौजवानों की हकों की बात संसद के अंदर करेगा, मगर जब वो संसद के अंदर जाता है तो जातवाद और धर्मवाद के मुद्दे पे बात करता है। नौजवानों के नाम पर कभी संसद में चर्चा नहीं होती है। और विडंबना है, अभी हाल ही में आपने देखा कि इलाहाबाद के अंदर 17 नौजवान 5 दिनों के अंदर में सुसाइड किए। ये सुसाइड किस लिए नौजवान किए? उन परिवारों से हम लोग गए थे, हम आसिम जी और अंग्रेजी मिलने के लिए, 2 परिवार से हम लोग मिले थे। मिलने के बाद एक माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा, मेरा बेटा मेधावी था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसको कोई हरा नहीं सकता था, कई कंपटीशन पास किया, मगर बस पैसे के अभाव में उससे नियुक्तियां नहीं मिल पाई। मेरा बेटा ट्रस्ट हो गया क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी थी परिवार की, उसके पिताजी नहीं, उसकी 2 बहनों की शादी करनी थी और उनकी बहन सयान हो चुकी थी क्योंकि वो छोटा था, बहनें बड़ी हो चुकी थी, मगर उस दर्द को वो नहीं झेलता, इसलिए उसने सुसाइड किया। ये देश की विडंबना है। यहाँ पे तमाम नौजवान बैठे हुए, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, क्या मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं आने वाले दौर में आपके बेटे प्यास से और भूख से तड़पे? क्या आप ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं? क्या आप तो ऐसी भारत की कल्पना कर रहे हैं जिसके थाली में अच्छा भोजन, जिसके बच्चों के हाथों में रोजगार? आप ऐसी भारत की कल्पना कर रहे हैं? अब आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए आईपीएस गांव जा रही है। आईपीएस का मूवमेंट भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार। जब 18 साल के, अभी हमारे साथी सबसे शुरुआत के दौर में बताया है, जब हम 18 साल के होते हैं तो हमारी सरकार जो सिस्टम में बैठे हुए लोग वो कहते हैं कि आपको मत देने का मौलिक अधिकार है। जब हम 18 साल के होते हैं तो हमें मत देने की मौलिक अधिकार के लिए हमें प्रेरित किया जाता है और कहा जाता है कि आप मत दो, आप बेहतर सरकार चुनिए। मगर सरकार ये क्यों नहीं कहती कि आप 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, सरकार ने क्यों नहीं दायित्व निभाती है? हर एक नौजवानों की उसकी योग्यता के आधार पर, उसके कार्यों के आधार पर रोजगार दिया जाए, ये क्यों नहीं होता? मगर इस मूवमेंट को आईपीएस लेकर चलते। अभी साथी आंकड़ा दे रहे थे, देश में उत्पादन की आंकड़ा दे रहे थे, मैं उसमें कुछ आंकड़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो अभी ये बता रहे थे कि क्या भारत एक गरीब देश है कि अमीर देश है? वे दुनिया के जितने उत्पादन, उस उत्पादन में गेहूं, जो पूरी दुनिया के मुल्क जितने उत्पादन करते हैं, अकेले भारत 25% गेहूं का उत्पादन करता है। 17 लाख टन गेहूं उत्पादन करता है भारत। अब उसके 5 रुपये की अगर बचत सरकार को होती है, अगर 5 रुपये भी अगर बचत लेती है तो उस हिसाब से इस देश के पास 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। इस देश के अंदर 13 लाख टन धान का उत्पादन करता है। आपका देश 29 लाख टन कोयले का उत्पादन करता है और आपका देश 11 लाख लीटर दूध का उत्पादन करता है। आप सोचिए, अगर इन सबको आंकड़ों में निकाल लिया जाए, गणित लगा लिया जाए, मात्र सब कोयले को छोड़कर गेहूं, चावल और दूध में मात्र 5 रुपए की बचत रख ली जाए तो 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ आपके जो है किसान दे रहे हैं। इस देश के अंदर 5 लाख करोड़ का बचत बस किसान लोग दे रहे हैं, क्योंकि गेहूं, धान और दूध किसान उत्पादन करता है। अदर सेक्टर छोड़िए। और मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर आज जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया जा सकता, मैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर मात्र 20 करोड़ के आसपास नौजवान बेरोजगार हैं। इन 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए मात्र हमें सालाना बजट की जरूरत है। बस 30 लाख बजट और बढ़ जाए तो 20,000 रुपये हर एक नौजवानों को मंथली दिया जा सकता है। 20,000 हर एक नौजवानों को मंथली दिया जा सकता है। तो क्या आप बताइए, क्या रोजगार संभव नहीं? भारत की बजट कितनी इस साल पास हुई? 45 लाख करोड़ रुपया बजट पास हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, उस 45 लाख रुपये का बजट किनके लिए पास हुआ? हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या हमारी गरीबी खत्म हो सकती है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, रोड के लिए बात कर रहे थे, बेहतर रोड की बात कर रहे थे। जब हम यहाँ से सठियाओं से अमृतसर से और लखनऊ जाते हैं तो 535 रुपया का टैक्स लगता है। वो सड़क किससे? PPP मॉडल से बनता है, पब्लिक सेक्टर के मॉडल से बनता है। और जब हम पैसा देते हैं उस रोड को बनाने के लिए और फिर उस रोड पर चलने के हमसे ही पैसा वसूला जाता है। बहुत विडंबना है, बहुत विडंबना है मेरे साथ में। अभी गाड़ी की बात हो रही थी, जब रोड की बात, तो मैं गाड़ी की मैं बात बताना चाहता हूँ। जो भारत में गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके सरकार 40% टैक्स लेती है।
सपोर्ट एंड मान लीजिए आज हीरो की जो बाइक जो है 90,000 की बिक रही है मार्केट में, वो भारत में मानी विदेशी कंपनी है मगर भारत में उत्पादन हो रही है उसकी, और भारत में 90,000 की उसका 40% कितना वहां निकाल देंगे। जो विदेशी कंपनी है टोयोटा की फॉर्च्यूनर की जो बात होती है, फॉर्च्यूनर आप सुने होंगे, टोयोटा की तमाम गाड़ियां हैं, उस पे 100% सरकार टैक्स लेने का काम करती है। डीजल का 35% टैक्स लेने का काम कर रही है, पेट्रोल का 32% टैक्स लेने का काम कर रही है। ये बताइए सरकार ने ऐसा करती है? ये बहुत बड़ी विडंबना है देश की। और हम आप सोचते हैं कि चलो कोई ऐसा परिस्थिति आएगा, कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारी समस्याओं का समाधान कर देगी, हर नौजवानों के हाथ में रोजगार देगी। हम इस चक्कर में कभी इस दल को, कभी इस दल को, कभी इस दल को, कभी इस दल को चुन ले। मगर मैं जानना चाहता हूँ साहब, हम कितना भी दलों को चुन लें मगर आपकी समस्या को समाधान नहीं कर सकते। अगर समस्या का कोई समाधान कर सकता है, जिस दल और जिस संगठन की नीयत सही हो, जो छात्र नौजवान मजदूरों की हितों की बात करती हो, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकती है। और मात्र मैं पूरे दावे के साथ कर हिंदुस्तान के अंदर एक संगठन है, जिस संगठन का नाम आईपीएस ही समस्या का समाधान है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस सबके ऊपर भरोसा किया। ये कोई राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। एक बार आपका आईपीएस के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब आईपीएस के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो आने वाले दौर में आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। और आने वाले दौर में जो आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम लोग समाधान कराने का काम करेंगे, चाहे बड़ी से छोटी कुछ भी करना पड़े।